दीदी अपनी नई नौकरी से बहुत खुश थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह हद से ज़्यादा उदास और थकी रहने लगी। महीने का एक दिन ऐसा होता जिस दिन वह ठीक से चल भी नहीं पा रही होती और अगले दिन वह स्कूल पढ़ाने भी नहीं जाती। पूछने पर वह कुछ भी नहीं बताती। जब मैंने भी दीदी का स्कूल ज्वाइन कर लिया तो देखा कि स्कूल का प्रिंसिपल हर रोज़ एक फीमेल टीचर को छुट्टी के बाद अपने केबिन में बुला लेता और बाकी सबको जाने को कह देता और फिर अगले दिन वह टीचर स्कूल नहीं आती। एक दिन छुपकर देखा तो होश उड़ गए। प्रिंसिपल बिना कपड़ों के टीचर को मेज पर लिटाकर, मेरा नाम रचना है, मैं एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम अर्चना है। मैं दीदी से 2 साल छोटी हूँ। मेरे पिताजी का देहांत जब मैं 4 साल की थी तभी हो गया था। पिताजी के देहांत के बाद मेरी माँ के ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया और मेरी माँ को 2 बेटियों को लेकर दर दर भटकना पड़ा। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सिलाई करके हम दोनों बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया। अच्छी बात ये थी कि जिस जगह हम लोग किराए पर रह रहे थे वहाँ पर हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिले थे, खास तौर पर शर्मा अंकल, जिन्होंने मेरी माँ की बहुत मदद की। उनका एक ही बेटा है, राघव। मेरी दीदी और राघव की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी बहन धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी और उन्होंने मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, जिसके लिए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमारे पास पैसों की भले ही कमी थी, लेकिन फिर भी हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे क्योंकि हम तीनों लोगों में बहुत प्यार था और पड़ोसी भी बहुत मिलनसार थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दीदी ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, लेकिन माँ ने दीदी को समझाया कि आज के समय में सिर्फ ग्रेजुएशन से कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छी नौकरी के लिए कोई न कोई व्यावसायिक डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल यह थी कि सभी व्यावसायिक डिग्रियाँ बहुत महंगी थीं, जो कि हम लोगों के बस की बात नहीं थी। लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी को जब इस परेशानी का पता चला तो उन्होंने हमें कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा और बोला कि जब अर्चना की नौकरी लग जाए तो वह धीरे धीरे चुका दे। इसलिए दीदी ने बीएड कर लिया। शर्मा जी का बेटा राघव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा भी कॉलेज का लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था। बीएड की डिग्री कंप्लीट होने के बाद दीदी ने तुरंत ही एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन दीदी अच्छे स्कूलों में भी ट्राई कर रही थी। इधर मेरा भी बीएड कुछ ही महीनों में कंप्लीट होने वाला था। दीदी ने कई बड़े स्कूल्स में इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। दीदी बहुत उदास हो जाती थी। मैंने दीदी से कहा कि आप शर्मा जी के पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कुछ ही महीनों में मैं भी अपनी डिग्री कंप्लीट करके किसी स्कूल में पढ़ाने लगूंगी और हम दोनों बहनें मिलकर उनका कर्ज लौटा देंगे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। हमारा हर दिन का रूटीन था कि हर शाम में दीदी और राघव छत पर बैठकर कई घंटे अपने रोजाना की बातों पर डिस्कशन करते और गप्पे मारते। इस समय राघव भी कई नौकरियों के लिए इंटरव्यू दे चुका था, जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी थे। एक दिन शर्मा अंकल और आंटी हमारे घर रसगुल्ला लेकर आए और उन्होंने बताया कि राघव को इसी शहर में बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनकर हम सब लोग बहुत खुश हुए। उस दिन शाम को जब हम तीनों छत पर मिले तो राघव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह दीदी की तरफ देखकर बोला कि अब जब मैं सेटल हो गया हूँ तो जो मेरे दिल की बात है वह भी मैं सबको बताऊँगा। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कौन सी बात है? तो वह बोला कि अभी नहीं, सही वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद दीदी और राघव एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं भी दिल से यही चाहती थी कि काश दीदी और राघव की शादी हो जाए।
इधर माँ भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि आज के ज़माने में लड़की की अच्छी शादी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा दहेज चाहिए होता है। लेकिन मैं माँ को हमेशा समझाती कि आप फिक्र मत करो, भगवान हमारी इस मुश्किल को भी आसानी से सुलझा देंगे। आज राघव का जन्मदिन है और हम सब तैयार होकर उसी के यहाँ जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थीं। राघव ने केक काटा और सबको खिलाया। फिर उसने कहा कि आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। और अचानक ही राघव दीदी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसने रिंग निकाल कर कहा, विल यू मैरी मी। हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या। माँ, शर्मा अंकल और आंटी की तरफ देखने लगी। उन्हें लगा कि कहीं वह लोग बुरा ना मान जाएं। मैं खुश भी हो रही थी और बुरी तरह से घबराई हुई भी थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद दीदी का और अंकल आंटी का क्या रिएक्शन होगा। तभी दीदी ने राघव को उठाकर कहा, यस आई विल मैरी यू। और यह सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और शर्मा आंटी ने तुरंत ही दीदी के सर पर हाथ फेर कर उनके माथे को चूम लिया। यह देखकर मेरे और माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन जब हमने देखा कि अंकल आंटी भी इस रिश्ते से खुश हैं तो हमारी जान में जान आई। मैंने धीरे से कहा, देखा माँ, आप बेकार ही टेंशन ले रही थीं। अब आपको दहेज देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शर्मा अंकल हमसे दहेज थोड़ी ना लेंगे। शर्मा अंकल ने कहा कि मैं कल ही पंडित को बुलवाकर सगाई और शादी की तारीख निकलवाता हूँ। इसके बाद हम लोग घर लौट आए। हम बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। राघव बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था और मुझे खुशी थी कि दीदी को राघव जैसा पति मिलेगा। उन्होंने आज तक अपनी सारी ख्वाहिशें मारी हैं, लेकिन राघव से शादी के बाद उन्हें अपनी किसी इच्छा को मारना नहीं पड़ेगा और ना ही उनके जीवन में पैसों की कमी होगी। माँ भी बहुत खुश थी। अगले ही दिन पंडित जी ने सगाई की तारीख अगले हफ्ते की बता दी और शादी का शुभ मुहूर्त उन्होंने 4 महीने बाद का निकाला। सगाई के लिए बहुत कम वक्त था, लेकिन हमने फटाफट सारी तैयारियों को निपटाया और दीदी की बहुत अच्छे से राघव के साथ सगाई हो गई। अब तो मैं दीदी को बहुत चिढ़ाती, मुझे बहुत मज़ा आता। वो मुझ पर गुस्सा भी करती और शर्मा भी जाती। सगाई के कुछ दिन बाद ही एक दिन जब दीदी घर आई तो वह खुशी से चहक रही थी। उन्होंने आते ही एक मिठाई का डिब्बा खोला और उसमें से मिठाई निकालकर मुझे खिला दी। मैंने कहा, दीदी आज तो आप बहुत खुश लग रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है और यह मिठाई किस खुशी में? तो दीदी ने कहा कि मुझे इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई है। यह सुनकर तो मैं और माँ दोनों उछल पड़े। माँ बोली, मैंने कहा था ना कि भले ही देर से सही लेकिन तुझे भी अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। और देख, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दीदी ने कहा, इसीलिए तो मैं सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आ रही हूँ। फिर हमने वह प्रसाद शर्मा जी के घर पर भी दिया। हम सब बहुत खुश थे। दीदी अपनी नई नौकरी से बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी थी और जो स्टाफ था वह भी बहुत हेल्पफुल था। एक साथ भगवान ने हमें इतनी खुशियाँ दे दी थी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह खुशियाँ चंद दिनों की ही मेहमान हैं। करीब 1 महीने बाद एक दिन जब दीदी स्कूल से लौटी तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उनकी हालत देखकर माँ तो बहुत बुरी तरह से घबरा गईं। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई तो दीदी ने उन्हें समझाया कि कुछ नहीं, बस कमजोरी की वजह से आज उन्हें स्कूल में चक्कर आ गया था। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह बोली कि वह अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती है। दीदी ने शाम का खाना भी ठीक से नहीं खाया और अगले दिन वह स्कूल भी नहीं गई। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह ज़्यादा बात भी नहीं करना चाह रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि वह उस दिन के बाद से बहुत उदास रहने लगी थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। राघव ने भी जब उनसे इस बारे में पूछा कि आजकल वह किस चीज़ को लेकर परेशान हैं तो उन्होंने उस बात को टाल दिया।
मैं और राघव समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दीदी का बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है। एक दिन जब मैं दीदी के कमरे के पास से निकली तो मैंने उन्हें रोते हुए देखा और मैं जैसे ही अंदर कमरे में गई उन्होंने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और ऐसे दिखाने लगी जैसे सब कुछ सामान्य है। मैंने यह बात माँ को नहीं बताई, मुझे लगा वह बेवजह परेशान हो जाएंगी, लेकिन मैंने राघव को सब बता दिया। तो वह बोला कि ज़्यादा कुछ पूछता हूँ तो वह गुस्सा हो जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है। फिर एक दिन हम दोनों जब बैठकर बात कर रहे थे तो हमने बहुत देर सोचा कि आखिर दीदी की परेशानी की जड़ क्या हो सकती है। तो राघव ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह जिस स्कूल में जॉब कर रही है वहाँ कोई बात हुई है, तो मैं उसे जॉब छोड़ने के लिए कह देता हूँ। मुझे भी राघव की बात ठीक लगी। हम दोनों तुरंत ही दीदी के पास गए और जब राघव ने दीदी से कहा कि तुम अगर अपनी जॉब से परेशान हो तो तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जॉब छोड़ सकती हो, मैं तो अच्छा कमा ही रहा हूँ। तो दीदी अचानक से राघव पर चिल्लाने लगी और बोली कि तुम अभी से मुझे अपना गुलाम समझ रहे हो, अपने फैसले मुझ पर मत थोपो। दीदी का यह रूप देखकर हम दोनों डर गए। दीदी ने कभी भी किसी से इस तरह की बात नहीं की थी। फिर दीदी ने कहा कि तुम दोनों चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। राघव ने कहा कि हो ना हो इस बात का रहस्य उस स्कूल से ही जुड़ा हुआ है और जिसे पता करने के लिए उस स्कूल में जाना पड़ेगा। राघव ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भी बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो तुम भी जिस स्कूल में दीदी जॉब कर रही है वहीं इंटरव्यू देकर देखो। अगर तुम्हें वहीं पर जॉब मिल जाती है तो यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। मुझे राघव की बात ठीक लगी। राघव ने कहा और तुम इस बारे में अर्चना से कुछ मत कहना, जब तुम्हें वहाँ नौकरी मिल जाए तब ही इस बारे में उसे बताना। मैंने कहा ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मुझे भी वहाँ अच्छी सैलरी पर जॉब मिल गई। मैंने फ़ोन करके तुरंत ही राघव को इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। हमारे प्लान का पहला कदम पूरा हो चुका था। शाम को जब दीदी घर आई और मैंने उन्हें यह खुशखबरी दी तो वह खुश होने की जगह उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगी। उन्होंने कहा कि तुमने किससे पूछकर उस स्कूल में ज्वाइन कर लिया, क्या तुम एक बार भी मुझसे पूछ नहीं सकती थीं? मैं और माँ तो हैरत में पड़ गए कि दीदी को यह बात आखिर अच्छी क्यों नहीं लगी। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी बीएड हो गया है और मैं भी अब घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। तो दीदी ने कहा कि पूरे शहर में क्या वही स्कूल बचा हुआ था। दीदी ने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम इस स्कूल में नौकरी नहीं करोगी, कोई दूसरा स्कूल देखो। मैंने दीदी से कहा कि जब सैलरी इतनी अच्छी है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। दीदी ने कहा कि जो कह दिया है चुपचाप वैसा कर लो। मैंने आज तक कभी भी दीदी की कोई बात नहीं टाली थी, लेकिन आज मुझे यह करना था क्योंकि अब तो मेरा शक और बढ़ गया था कि हो न हो दीदी की परेशानी की वजह उस स्कूल से ही जुड़ी है और इसके बारे में मुझे हर हाल में जानना ही था। मैंने दो टूक में दीदी से कह दिया कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी के फैसले आप लेंगी। मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ। मेरी बातें सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज मेरी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन आखिर मैं करती भी तो क्या, मेरी मजबूरी थी। जब मैंने सब कुछ राघव को बताया तो वो भी हैरान था कि दीदी उस स्कूल की नौकरी के लिए मना क्यों कर रही थी। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, अब इसका राज मैं पता करके ही रहूँगी। अगले दिन से मैंने भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं वहाँ पहुँची तो सभी लोग वहाँ बहुत अच्छे और सहयोगी थे। प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ एक ख़ास मकसद से गई थी, इसीलिए मैं वहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करती थी। इसलिए मैंने नोटिस किया कि छुट्टी के बाद हर रोज़ एक अध्यापिका को प्रिंसिपल अपने कैबिन में बुला लेता है।
और उसके बाद स्कूल में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं होती है और अगले दिन वह अध्यापिका स्कूल ही नहीं आती। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने अपने स्टाफ के लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। जिस अध्यापिका को केबिन में बुलाया जाता, उनसे भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर ज़रूरी काम बता देते हैं, जिसके लिए अगले दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। राघव ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, तो मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन इस सब के पीछे क्या कारण है वह मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम इन सब परेशानियों से गुजर ही रहे थे कि तभी दीदी ने कुछ ऐसा किया कि हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दीदी ने राघव से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वजह भी नहीं बताई। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और वजह भी पूछी, लेकिन वह बताने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि मुझे तो उन्होंने साफ कह दिया कि जैसे तू अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती है, वैसे मैं भी आज़ाद हूँ। दीदी के इस फैसले से राघव और उसके घर वाले सदमे में थे। इधर मैं और माँ भी बहुत परेशान थे। राघव को लगने लगा कि शायद दीदी किसी और को पसंद करती है और इसीलिए उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन इतने दिनों में मैंने नोटिस किया था कि दीदी अपने कमरे में राघव की तस्वीर लेकर रोती रहती थी। तो मैंने उसे समझाया कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वह अभी भी तुम्हारी तस्वीर अपने पास क्यों रखती है। राघव बोला, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है? अब तो इन सब के पीछे क्या कारण है, यह जानना हम लोगों के लिए जीने मरने का सबब बन चुका था। इसीलिए मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए एक रिस्क लेने का फैसला किया। आज जब स्कूल के बाद एक अध्यापिका को केबिन में बुला लिया गया और सारे स्टाफ को जाने को बोल दिया गया, तो मैं चुपके से केबिन के सामने वाली झाड़ियों में छुप गई। मैं वहां छुपकर यह देखने लगी कि जब टीचर बाहर निकलती है तो आखिर क्या होगा। करीब वहां 2 घंटे बैठने के बाद जब केबिन का दरवाज़ा खुला और सामने अध्यापिका को देख मैं चौंक गई, क्योंकि वो लंगड़ाती हुई बाहर आई और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह करहा भी रही थी। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल भी केबिन से बाहर निकले और उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैंने इस बारे में शाम को राघव को बताया तो वह भी दंग रह गया। राघव ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर बिना सबूत के हम पुलिस के पास जाएंगे तो वह प्रिंसिपल पकड़ा ही नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। साथ ही हम लोग पूरी तरह से कह भी नहीं सकते थे कि जैसा हम सोच रहे हैं सच में वैसा ही उस केबिन में हो रहा था। तभी राघव के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि परसों टीचर्स डे है, तुम उस प्रिंसिपल को एक पेंटिंग गिफ्ट करो। मैं उसमें एक खुफिया कैमरा लगा दूंगा जिसका कनेक्शन मैं अपने फ़ोन में कर लूँगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस केबिन के अंदर हो क्या रहा है। मैंने ठीक ऐसा ही किया। जब मैंने प्रिंसिपल को पेंटिंग दी तो वह बहुत खुश हो गए और बोले कि अगले हफ्ते से तुम्हें भी ज़रूरी काम के लिए मैं जब अपनी केबिन में बुलाऊंगा तो तुम्हें आना है। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह में अच्छी बढ़ोतरी करवा दूंगा। मैं हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चुपचाप चली आई। हमारी योजना के मुताबिक प्रिंसिपल ने पेंटिंग ऐसी जगह लगाई थी जहाँ से उसके केबिन का पूरा नज़ारा दिख रहा था। अगले दिन शाम को मैं राघव से छत पर मिली तो वह बोला कि इस कैमरे में तो कुछ खास नहीं आया है। तो मैंने कहा कि हमारी किस्मत खराब है। जिस दिन मैंने उस प्रिंसिपल को पेंटिंग दी उसके अगले ही दिन वह 3 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया है, इसलिए हमें अब 3 दिन इंतज़ार करना होगा। हमारे वह 3 दिन जैसे तैसे कटे। 3 दिन के बाद हमने जब राघव के फ़ोन में उस कैमरे में कैद वीडियो को देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमने जो सोचा था यह उससे भी ज़्यादा हैवानियत से भरा हुआ था। अगले दिन जब मैं स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकल रही थी तो मैंने दीदी को प्रिंसिपल के केबिन में जाते हुए देखा। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मेन गेट से बाहर निकलते ही मैंने राघव को कॉल करके सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि वह तुरंत ही अपने बॉस से छुट्टी लेकर निकल रहा है। मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं तुरंत ही प्रिंसिपल के केबिन का दरवाज़ा खटखटाने लगी।
कुछ देर तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन जब खुला तो मेरे होश उड़ गए। सामने प्रिंसिपल और दीदी ऐसी अवस्था में थे जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने अंदर घुसते ही प्रिंसिपल के 2-3 खींच के लगा दिए। वह बुरी तरह से बौखला गया और मुझे धमकाने लगा कि मेरे ऊपर हाथ डालने से पहले एक नज़र इस वीडियो को तो देख लो। उसने मुझे अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाया जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसने मेरी बहन का गंदा वीडियो बना लिया था। मैंने उसका फ़ोन छीनना चाहा तो वह बोला कि इस वीडियो की मेरे पास कई कॉपीज़ हैं और अगर अब तुमने मेरे सामने आवाज़ भी ऊंची की तो तुम्हारी बहन का हश्र बहुत बुरा होगा। वो बोला, मैं तो तुम्हें अगले हफ्ते बुलाना चाहता था, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुम पहले ही आ गईं। लेकिन अच्छा हुआ, मुझसे भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। आज तो मज़ा आ जाएगा। आज मुझे 2 के साथ मज़े करने को मिलेंगे। दीदी बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मेरी बहन को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन उसके चेहरे पर हैवानियत साफ दिख रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब तो मुझे और भी मज़ा आएगा। फिर उसने मुझे भी मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा। पहले मैंने विरोध किया तो वह मुझे धमकाते हुए बोला कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरी दीदी का वीडियो वायरल कर देगा और फिर वह किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। यह सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा हटा दिया। वह एक झटके से मेरे ऊपर कूदा और जैसे ही वह मेरे सूट की आस्तीन फाड़ने वाला था तभी केविन का दरवाज़ा टूट गया। सामने राघव खड़ा हुआ था। उसे देखकर हम लोगों की जान में जान आई। मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा दीदी को उड़ा दिया। राघव ने आओ देखा न ताओ और एक साथ कई सारे घूंसे उस प्रिंसिपल के ऊपर बरसा दिए। फिर हम लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और जिन टीचर्स के गलत वीडियो उसने अपने पास मजबूर करने के लिए रखे हुए थे वह भी सारे हमने पुलिस के हवाले कर दिए। दीदी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि कैसे प्रिंसिपल ने पहले दिन उसे बेहोश करके उसका गंदा वीडियो बना लिया और फिर इसी तरह वह उसके साथ गलत काम करता रहा। साथ ही वह स्कूल की कई टीचर्स के साथ भी यही करता आ रहा था। अब वो जेल में है। हमें हमारी बहादुरी के लिए सम्मान भी दिया गया और स्कूल के सभी फीमेल टीचर्स ने हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आपकी परेशानी का कारण जानने के लिए ही मैंने आपकी इजाज़त के बिना वहाँ जॉब करना शुरू कर दिया था। दीदी ने भी हमें सब कुछ बताया कि आखिर क्यों उन्होंने राघव से सगाई तोड़ दी थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। हमारे गिले शिकवे भी दूर हो चुके थे। लेकिन दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह उस हादसे से उबर ही नहीं पा रही थी। एक दिन शाम को जब राघव घर आया लेकिन दीदी उससे मिलना ही नहीं चाहती थी। फिर राघव उनके कमरे में गया तो दीदी उनसे नज़रें चुरा रही थी। दीदी बोली कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। राघव ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुमसे बेहतर मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। दीदी ने कहा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी क्या तुम मुझे दिल से अपना सकोगे? राघव ने कहा, मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुम जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हो। और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। हमारे जीवन में खुशियाँ एक बार फिर से लौट आईं। दीदी और राघव की शादी बहुत धूमधाम से हो गई और उन्होंने राघव के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। आज के समय में लड़कियों को सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आत्मरक्षक बनने की भी ज़रूरत है क्योंकि आज का जो समाज है वह भक्षक बन चुका है। अगर आप किसी के सामने भी जरा सा भी कमज़ोर पड़ते हैं तो वह आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मुंह खोले खड़ा हुआ है। इसीलिए कभी भी किसी के सामने हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी बात हमारे जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है और ऐसे पापियों को उनके किए की सज़ा ज़रूर दिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं